साथियों नमस्कार। ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अभी मैं आपसे बात करूंगा आंग्ल मराठा संघर्ष के द्वितीय चरण अर्थात द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में और इसके विविध पहलुओं के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बेसिन की संधि के बारे में बात की थी और बेसिन की संधि के परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि बेसिन की संधि को भारतीय इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इस संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए पेशवाई पद के ऊपर खुद काबिज होने के लिए मराठों की स्वतंत्रता, आन सम्मान और मर्यादा को बेच दिया। बेसिन की संधि संधि नहीं थी विद्यार्थियों, बल्कि मराठों के महान गौरवशाली इतिहास के ऊपर एक कलंकित धब्बा माना गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस संधि के द्वारा मराठों ने अपनी स्वतंत्रता को अंग्रेजों को बेच दिया। तो इस संधि के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया पैदा होना स्वाभाविक था। वही दूसरी तरफ यूरोपीय इतिहासकारों ने इस संधि का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और इस संधि के द्वारा एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का प्रभाव कायम हो गया। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसी बात नहीं है। अगर हम गंभीरता से इस संधि का मूल्यांकन करें तो हम ये पाएंगे कि इस संधि के परिणामों को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और वास्तव में यदि गंभीरता से देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अपने आप को मराठों के आंतरिक मामलों में उलझा दिया और उनका अंग्रेजों से संघर्ष अवश्य उनका मराठों के साथ संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। दूसरी तरफ वेलेजली ने लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने, जो गवर्नर जनरल था, इस संधि के औचित्य को सिद्ध करते हुए उसने कहा कि इस संधि के द्वारा उसने एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को और अंग्रेजों को मराठों के आक्रमण से सुरक्षित कर लिया। लेकिन वास्तव में अगर हम इस स्थिति का मूल्यांकन करें तो हम ये पाएंगे कि मराठे खुद अपने आंतरिक संघर्ष में उलझे हुए थे और वे इस स्थिति में थे नहीं कि वे अंग्रेजों के ऊपर हमला करें। लेकिन जो भी हो, एक बिंदु जरूर निकल कर इसके उभर कर आता है कि यह संधि साम्राज्यवादी वेलेजरी के लिए एक मौका बन गया, एक जरिया बन गया, जिसके द्वारा वह ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। तो आइए इस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो जब बेसिन की संधि की खबर और अंग्रेजी सहयोग से बाजीराव द्वितीय के पुनः पेशवा बनने की खबर जब मराठवाड़ा में फैली, पूना में फैली और मराठा साम्राज्य के विविध क्षेत्रों में फैली, तो पूरे मराठा साम्राज्य में इसके खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। आक्रोश इसलिए पैदा हो गया कि इसके द्वारा पूना दरबार ने, पेशवाई दरबार ने अपनी स्वतंत्रता और अपनी मान मर्यादा को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो यह एक ऐसी संधि थी जिसने मराठों के खोए हुए गौरव और सम्मान को पुनः जागृत करने का काम किया और मराठा सरदारों में एकता और चेतना की लहर पैदा हुई और उन्होंने ये तय किया कि हम आपसी मतभेदों को भूलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। वास्तव में ऊपरी तौर पर देखने में ये बात सैद्धांतिक होती है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो हमें ये पूरी एकता दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मराठा संघ के उस वक्त 4 स्तंभ थे, जिसमें इंदौर से होलकर, जसवंतराव होलकर, ग्वालियर से सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, नागपुर से भोसले और बड़ौदा से गायकवाड़ थे। यदि हम बड़ौदा के गायकवाड़ों को देखते हैं तो बड़ौदा के गायकवाड़ों ने इस प्रकार के किसी भी अंग्रेज विरोधी संघ में शामिल होने से पहले मना कर दिया, क्योंकि उनका अंग्रेजों के साथ ऑलरेडी समझौता हो चुका था। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक होलकर की बात है तो होलकर किसी भी ऐसे मोर्चे में शामिल होने को तैयार नहीं था जिसमें कि सिंधिया साथ हो, क्योंकि वह सिंधिया से हुए युद्ध के परिणामों को अभी तक भूला नहीं था। तो परिणाम ये हुआ कि हमारे सामने केवल एक ऐसा छोटा सा संघ उभर कर सामने आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि सिंधिया और भोसले, ये 2 लोग ही थे। तो जब इन दोनों ने मिलकर, भोसले और सिंधिया ने मिलकर एक संघ बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया, तो जब इस बात की सूचना रिचर्ड वेलेजली तक पहुंची तो उसने युद्ध की घोषणा कर दी 1803 में। तो उसने अपने आप में बिल्कुल युद्ध की घोषणा प्रारंभ कर दी और युद्ध के लिए वातावरण तैयार हो गया। 2 सेना तैयार की गई। एक सेना उसने अपने भाई आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में तैयार की और दूसरी सेना लॉर्ड ब्लैक के नेतृत्व में, और इन दोनों सेनाओं को आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थर वेलेजली के बारे में। आर्थर वेलेजली एक शक्तिशाली सेना लेकर अहमदनगर की तरफ बढ़ा और उसने अहमदनगर पर अधिकार किया। अहमदनगर पर अधिकार करने के बाद उसने अजंता और एलोरा के निकट स्थित असई नामक के स्थान पर एक संयुक्त मराठा सेना को, जिसमें सिंधिया और भोसले
का संयुक्त मोर्चा था उसको बुरी तरीके से हराया और असई में हराने के बाद असीरगढ़ और अरगांव की लड़ाई में फिर हराया गया। तो अरगांव की लड़ाई में हराए जाने के बाद अंग्रेज़ों ने भोसले के साथ एक संधि की जो कि देवगढ़ की संधि के नाम से जानी जाती है। यह संधि एक प्रकार से सहायक संधि थी। इस संधि की सभी बातें भोसले ने स्वीकार की, लेकिन उसने एक बात को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी भी सूरत में अंग्रेजी सेना को मेरे राज्य में नहीं रहने दूंगा। यानी जो बात अन्य राज्यों के साथ तय की गई थी कि अन्य राज्यों के खुद के खर्चे के ऊपर एक अंग्रेजी सेना वहाँ पर रहेगी उनकी सुरक्षा के लिए। वास्तव में सुरक्षा तो बहाना था। ये एक प्रकार की एक ऐसी प्रणाली थी जिसके द्वारा वेलेस्ली ने बगैर किसी खर्चे के शक्तिशाली अंग्रेजी सेना का निर्माण किया और जिसका पैसा देसी रियासत चुका रही है और वो उसी देसी रियासत के ऊपर नियंत्रण रखने का काम कर रही है। तो इस बात को भोसले ने स्वीकार नहीं किया और वेलेस्ली ने भी इस मामले में ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसने कुछ इलाके भोसले से ले लिए। इसके बाद लॉर्ड लेक एक शक्तिशाली सेना लेकर उत्तरी भारत की तरफ बढ़ा जिसका उद्देश्य था सिंधिया को नेस्तनाबूद करना। तो वह सेना लेकर सबसे पहले उसने अलीगढ़ पर अधिकार किया। अलीगढ़ पर अधिकार करने के बाद उसने दिल्ली पर अपना नियंत्रण कायम किया और दिल्ली पर नियंत्रण करने के बाद वो भरतपुर की तरफ बढ़ा लॉर्ड लेक और उसने भरतपुर को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया और इसके बाद वो आगरा की तरफ आ गया और बाद में उसका मुकाबला सिंधिया से हुआ और सिंधिया की सेनाओं को हारना पड़ा और हारने के बाद सिंधिया ने अंग्रेज़ों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली। सुरजी अर्जुन गांव की संधि के द्वारा सिंधिया ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली और सहायक संधि स्वीकार करी और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसके अंदर राजपूताना के जयपुर जोधपुर के क्षेत्र, बुंदेलखंड के क्षेत्र, दोआब के क्षेत्र, आगरा और आसपास के क्षेत्र उसने अंग्रेज़ों को दे दिए। तो विद्यार्थियों, आंग्ल मराठा संघर्ष की ये जो शुरुआती सफलता थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के लिए काफ़ी उत्साह भरा कदम था और जब वेलेस्ली को इस बात का पता पड़ा कि लॉर्ड लेक ने और आर्थर वेलेस्ली ने अपने काम को बखूबी निभाया और सिंधिया को और भोसले को संधि करने के लिए विवश किया, तो वो खुशी से उछल पड़ा और उसका ये मानना था कि ऐसा करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को सफलतापूर्वक पार कर लिया। तो विद्यार्थियों, मराठा साम्राज्य के 4 स्तंभों में से 3 स्तंभ अब पूरी तरीके से अंग्रेजी नियंत्रण में आ गए थे, लेकिन अभी भी चौथा स्तंभ शक्तिशाली स्तंभ होलकर अभी भी बाकी था। होलकर अभी तक मराठों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार की जंग में कूदा नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि सिंधिया हार गया है, भोसले हार गए, तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और जसवंतराव होलकर ने राजपूताना में प्रवेश किया और उन तमाम क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम हो गया था। तो ऐसी स्थिति में जब वेलेस्ली को इस बात का पता पड़ा तो उसने कर्नल मॉनसन को रवाना किया, लेकिन होलकर ने कोटा के पास मुकुंदरा में कर्नल मॉनसन की अंग्रेजी सेना को बुरी तरीके से हराया और मॉनसन वहाँ से आगरा की तरफ भाग गया। इसके बाद होलकर ने भरतपुर पर हमला किया और यद्यपि भरतपुर के राजा ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी, लेकिन उसने सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया और होलकर के साथ उसने मित्रता कायम कर ली और पूरी तरीके से समझौता कर लिया। उधर जब लॉर्ड लेक को इस बात का पता पड़ा तो उसने होलकर पर हमला करने के लिए भरतपुर के ऊपर 3-4 बार हमले किए, लेकिन भरतपुर के हमले कामयाब नहीं हुए और उधर दिल्ली पर होलकर के दबाव को कम करने के लिए एक सेना इंदौर की तरफ अंग्रेजी सेना रवाना की गई और ऐसी स्थिति में होलकर अपनी राजधानी को बचाए रखने के लिए दिल्ली का घेरा उठाकर इंदौर की तरफ चला, लेकिन इंदौर उसके हाथ से निकल चुका था और होलकर इधर उधर भटकता हुआ पंजाब की तरफ पहुंच गया, लेकिन लेक और अंग्रेज उसका पंजाब की तरफ पीछा नहीं कर पाए और एक प्रकार से होलकर को नियंत्रण में रखने की कोशिश, नियंत्रण में रखने का मौका अंग्रेजों के हाथ से फिर निकल गया। अंग्रेजों की ये ढील उनके लिए काफ़ी भारी पड़ी और वेलेस्ली को इस बात के लिए काफ़ी डांट भी पड़ी और वेलेस्ली को बाद में वहाँ से बुला लिया गया और होलकर ने पंजाब में जाकर शरण मांगी। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अंग्रेज पूरी तरीके से होलकर को नियंत्रित नहीं कर पाए। विद्यार्थियों, आंग्ल मराठा संघर्ष के तीसरे और अंतिम चरण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों, परिणामों और परिस्थितियों के बारे में मैं आपसे आगे की कक्षा में बात करूंगा
और इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से नाना फडणवीस और सिंधिया के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने बुलंदी की नवीन सीमाओं को स्पर्श किया। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय भारत, जय हिंद।